नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित 5 मंजिले नाज होटल में सुबह करीब 8 बजे आग लगने से 4 साल के बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जल गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। 1.5 साल के बच्चे सहित 4 लोग झुलसे हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीर सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही एडमिट मरीजों से कलेक्टर लोकबंधु, डीआईजी ओम प्रकाश समेत कई अधिकारियों ने मुलाकात की और बेहतरीन उपचार और हालातों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित 5 मंजिला नाज होटल में सुबह करीब 8 बजे आग लगने से 4 साल के बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जल गए। इसमें एक महिला भी शामिल है। 1.5 साल के बच्चे सहित कुल 4 लोग झुलसे हैं, जिनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। देखते ही देखते होटल में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आग होटल की 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। होटल में बड़ी संख्या में जायरीन ठहरे हुए थे। तेजी से फैलती आग की चपेट में एक अन्य बच्चा भी आ गया था। मां ने उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। वह मामूली रूप से झुलसा है। लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीर सहित पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ ही एडमिट मरीजों से कलेक्टर लोकबंधु, डीआईजी ओम प्रकाश समेत कई अधिकारियों ने मुलाकात की। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि उन्हें 8:15 बजे के करीब आगजनी की सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने कैजुअलिटी टीम की व्यवस्था की। बताया कि होटल में झुलसे हुए 8 लोग आए थे। इनमें से 4 की मौत हो गई, 4 की हालत गंभीर है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। 15 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर लाया गया है। हॉस्पिटल में एडमिट 4 में से एक व्यक्ति 100% झुलस गया है, बाकी 3 50 और 60% तक झुलसे हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि झुलसे हुए पीड़ितों को वेंटिलेटर पर रखा है और उनका इलाज जारी है। पीड़ित गुजरात से बताए जा रहे हैं। आज सुबह 8:30 बजे करीब हमें आगजनी की घटना मिलते ही हमने पूरी कैजुअलिटी व्यवस्था की, जिसके तहत 4 जो है उसकी मृत्यु यहीं ब्रॉड डेड लेकर आए थे। हमने रिवाइवल की कोशिश की काफ़ी। एक बच्चा है, 3 अडल्ट हैं और 4 ही अभी भर्ती हैं, जिसमें 3 सीरियस है, उसमें एक बच्चा है। एक जो लेडी है अग्निशमन कर्मचारी है, उसने काफ़ी दिलेरी से करते हुए अपनी सफोकेशन की कंप्लेंट लेकर आई है, लेकिन स्टेबल है। 3 जनों की स्थिति गंभीर है, एक स्टेबल है। 8-8:30 बजे करीब बर्न पेशेंट को लाया गया। एक पेशेंट तो ब्रॉड डेड आया, पेशेंट शुरू में उसके साथ में एक बच्चा था। बच्चे को हमने वेंटिलेटर में ले रखा। उसके बाद 3 पेशेंट और आए, तीनों पेशेंट ब्रॉड डेड आए और अभी हमारे पास में टोटल 4 पेशेंट हैं। 4 पेशेंट में एक पेशेंट बच्चा है और 3 पेशेंट अलग हैं। उनमें 3 पेशेंट को हमने वेंटिलेटर में ले रखा है, एनेस्थीसिया में। टोटल 8 पेशेंट। कुछ पहचान हुई है? पहचान कोई गुजरात के भावनगर के है। अजमेर के कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने मौके पर टीम बुलाई और आग पर काबू पाया गया, परंतु कुछ जायरीन आग में झुलस गए। होटल के सभी फ्लोर पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने देख लिया है, वहां अभी कोई नहीं मिला है। हमारा प्रयास है कि अभी हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज अच्छा हो। होटल में कौन लोग ठहरे थे, इनकी जानकारी भी जल्द दे दी जाएगी। आज सुबह ये सूचना जब मिली, तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंची। एडीएम और हमारी पूरी फायर की टीम ने तुरंत आग पर काबू भी पाया, लेकिन कुछ लोग स्मोक की वजह से और कुछ बर्न की वजह से एडमिट हुए थे। यहाँ पर अभी 3 लोग जो थे ब्रॉड डेड थे और बाकी लोगों का उपचार जारी है। हमारा यही प्रयास है कि उपचार सभी को ठीक से दिया जाए। और जो 5th फ्लोर था उस पर भी हमारी टीम ने चेक कर लिया, अभी कोई भी अंदर नहीं है। सभी फ्लोर्स को चेक किया जा चुका है। लगातार हमारी टीम वहाँ भी काम कर रही है, चाहे एसडीआरएफ की हो, सिविल डिफेंस हो, पुलिस और प्रशासन के लोग हों, और यहाँ भी डॉक्टर्स की पूरी टीम काम कर रही है। वार्ड 16 के पार्षद भारती श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें 8:15 बजे के करीब सूचना मिली थी कि होटल नाज में स्पार्किंग हुई है, जिससे भयंकर आग लगी है। कहा कि होटल में आग बुझाने के यंत्र था या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जायरीन अजमेर घूमने आते हैं, उनके साथ इस तरह की अप्रिय घटना होना बेहद दुखद है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को खबर मिलते ही उन्होंने
तुरंत संबंधित सभी अधिकारियों को सूचना दी। ये वार्ड नंबर 16 में ये मेरा वहाँ पे एक नाज होटल है। उस होटल में 7:45 बजे मुझे खबर मिली है कि वहाँ पर स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग होते ही पता नहीं किस तरह से पूरे होटल की आग पकड़ ली है। वहाँ पर या तो फायर का कोई इस तरह का जो लाइसेंस देते हैं, इनको देखना चाहिए कि वहाँ पर आग बुझाने का कोई सिस्टम इन होटलों वालों ने रखा है कि नहीं रखा है। पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। नगर निगम से भी मैं कहना चाहूँगी कि वह भी इन होटलों की जाँच करें, ताकि इस तरह के हादसे, बहुत ही गंभीर स्थिति का हादसा हुआ है कि हम लोग देख नहीं सकते। ऊपर से खिड़कियों से कूद के लोगों को बुलाया निकाला है, बच्चों को ऊपर से कूदा के नीचे गिरा है, क्योंकि यहाँ पे हादसा भी हो गया और डेथ भी हो चुकी है लोगों की। जायरीन आए थे, बाहर से घूमने लोग आए थे, किस उम्मीद से लोग आते हैं कि आज हम छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, और वहाँ आकर उनके संग अगर इस तरह का होता है तो उन परिवार को कितना दुखद उनके लिए ये चीज़ है कि आज हम घूमने आए और हालात ख़राब हो गए। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे जो वासुदेव देवनानी जी, जो हमारे विधायक अध्यक्ष हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से, उनको खबर मिली, अजमेर में नहीं थे, वो कहीं बाहर थे, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट कर दिया। फायर ब्रिगेड से लेके प्रशासन, कलेक्टर साहब से लेके सबको अलर्ट कराए कि जितने भी लोगों के संग जो हादसा हो उनको फटाफट तुरंत प्रभाव से उनको इलाज दिया जाए, और उन्होंने यहाँ पे इलाज चालू कर दिया। चिकित्सा विभाग ने भी, फायर ब्रिगेड 108 सभी लोग पहुँच गए थे टाइम पे। बस एक बिजली विभाग की मैं कहना चाहूँगी, जो टाटा एक बार भी नहीं पहुँचा वहाँ पे, क्योंकि वायर बहुत सारे हैं और शहर में जो वायर जगह जगह फैले हुए हैं, कई जगह डिस्क के फैले हैं, कई जगह बिजली विभाग के फैले हैं। इनको देख के भी सिस्टम बनाना चाहिए कि जो खम्भों पे बहुत सारे तार हैं, जिनमें कई जगह तो फायर ब्रिगेड का ऊपर से वो अटक गया, तो फायर ब्रिगेड आगे नहीं पहुंच पाई थी, 108 नहीं पहुंच पाई थी। तो ये स्थिति जब हो जाती है। अजमेर शहर में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व उर्स मेले के दौरान पाकिस्तानी जायरीनों के आगमन पर रोक लगाने को लेकर अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। अजमेर शहर में अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व उर्स मेले के दौरान पाकिस्तानी जायरीनों के अजमेर आगमन पर रोक लगाने को लेकर अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी घटना के बाद सभी जन में पाकिस्तान के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। अजमेर शहर धार्मिक सौहार्द की नगरी होने के साथ साथ धार्मिक रूप से संवेदनशील भी है, जिसके तहत भाजपा ने कलेक्टर को कोई बिंदुओं से अवगत करवाया जिनमें अवैध रह रहे बांग्लादेशियों व रोहिंग्यों को धरपकड़ करने, शहर के निवासों व प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाने, अवैधिक रूप से बिना किसी वीजा के निवास कर रहे संदिग्धों पर कार्रवाई करने, तारागढ़, अंदरकोट सहित अन्य स्थानों पर घुसपैठियों द्वारा अवैध निर्माणों को तुरंत चिन्हित कर ध्वस्त करने की मांग की है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार के देश में हालात बने हुए हैं, और हमको ध्यान में आता है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया, पूरे देश में आक्रोश है। और इसी को लेते हुए, चूंकि हमारा अजमेर एक धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, एक सौहार्द की नगरी है, इस अजमेर शहर के अंदर माहौल खराब न हो, उसके नाते हमने कुछ बिंदुओं पर आज माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। इसमें पहला बिंदु हमारा ये था कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठी और जो कुछ रोहिंग्या अजमेर के अंदर निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो कि इस अजमेर शहर की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको बाहर निकाला जाए। साथ ही दूसरा विषय हमने माननीय जिलाधीश महोदय के संज्ञान में लाए हैं कि चूंकि वर्तमान में भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के जो शॉर्ट टर्म वीजा थे उनको रद्द किया है। आज भी अजमेर में ऐसे कई लोग हैं जो बिना वीजा के अवैध रूप से वहां पर निकाह कर रखा और यहां पर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए, और जो शॉर्ट टर्म वीजा पर जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको भी, चूंकि सरकार की गाइडलाइन है, उसके तहत कहीं न कहीं अजमेर से बाहर किया जाना चाहिए। तीसरा हमने विषय रखा है कि प्रत्येक क्षेत्रों में हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से सस्ते श्रम के लालच में हमारे भी कुछ लोग जो है वहां पर अपने झाड़ू पोछे के लिए, बर्तन मांजने की दृष्टि से कई ऐसे लोगों को, संदिग्ध लोगों को, जो कहीं न कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी के रूप में अजमेर में निवास कर रहे हैं, उनको काम पर लगा रखा है। तो हमने ये भी निवेदन किया है कि अपने अपने थानाधिकारी जो हैं उनके माध्यम से ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, और कहीं न कहीं उनको भी अजमेर से बाहर निकालने की हमने मांग रखी है। साथ ही वर्तमान में जैसा मैंने बताया कि हमारा अजमेर धार्मिक नगरी है, ख्वाजा साहब दरगाह, जो दरगाह यहाँ पर है, चूंकि एक आस्था का केंद्र पूरे देश भर का है, लेकिन यहाँ पर भी जिस प्रकार के नापाक मंसूबे लेकर के जिन्होंने इस देश की और शांति और एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया, या जिस पड़ोसी मुल्क की
नीयत ठीक नहीं हो, ऐसे जो पाकिस्तानी जायरीन वुड्स के अंदर आते हैं उन पर भी कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसकी भी हमने माननीय जिलाधीश महोदय से मांग की है। और साथ ही कुल मिलाकर के अजमेर के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार की अवैध बस्तियां भी कई हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर चिन्हित क्षेत्र हैं जिसमें आपके लौंगिया, नागपनी, अंदरकोट, सोमलपुर, रातीडांग, ईदगाह ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर इन अवैध घुसपैठियों द्वारा या इनके द्वारा जो जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर या सरकारी भूमि पर जो अवैध मकान बना करके, झुग्गी झोंपड़े बना करके एक कॉलोनी डेवलप कर ली गई है, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको ऐसे अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के वर्तमान में जिस प्रकार का पूरे देश भर में और अजमेर में जिस प्रकार का माहौल है, हमारे अजमेर की शांति और सौहार्द बना रहे, इसके नाते आवश्यक है कि कानून व्यवस्था को पुख्ता करके इस प्रकार के जो भी असामाजिक तत्व और जो अवैध रूप से घुसपैठिए इस अजमेर में निवास कर रहे हैं उनको तुरंत कार्रवाई करके बाहर किए जाने हेतु हमने आज जिलाधीश महोदय से एक शिष्टमंडल के रूप में मुलाकात की है और अपनी बात उनको तक पहुंचा करके निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में 15 वर्षों से पीड़ित महिला को स्पाइन सर्जरी द्वारा राहत प्रदान की गई। हॉस्पिटल के अत्याधुनिक उपकरणों व हॉस्पिटल के स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जगदीश चारण ने रसूलपुरा निवासी रईसा बानो को स्पाइन सर्जरी से कमर व पैरों के दर्द से छुटकारा दिलाया। स्पाइन से जुड़ी समस्याओं का इलाज आज के समय में बहुत दुर्लभ नहीं है। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं की मदद से इन समस्याओं का इलाज अब ज्यादा सटीक और कारगर हो गया है। MRI, माइक्रोस्कोप, इमेज इंटेंसिफाई की सुविधा के साथ हाई क्वालिटी के उपकरणों ने इलाज को बहुत ही प्रभावशाली बना दिया है, जिससे स्पाइन जैसी गंभीर बीमारी से मरीजों को राहत मिल रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हॉस्पिटल के अत्याधुनिक उपकरणों व अनुभवी चिकित्सकों के बलबूते मरीजों को इस समस्या से राहत मिली है। इन्हीं उदाहरणों में से एक अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का है, जिसमें 15 वर्षों से पीड़ित महिला को स्पाइन सर्जरी द्वारा राहत प्रदान की गई। हॉस्पिटल के स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जगदीश चारण ने पूरे इलाज के प्रति जानकारी देते हुए बताया कि रसलपुरा निवासी 60 वर्षीय रईसा बानो का 15 वर्ष पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनको कमर व दोनों पैरों में लगातार दर्द रहने लगा, जिससे वह न ढंग से सो पा रही थी और न अच्छे से चल पा रही थी, क्योंकि 20 कदम चलने के बाद इनको बैठना पड़ता था, जिससे वह डिप्रेशन में जाने लगी। मरीज को गैस्ट्राइटिस और दूसरी परेशानियां भी होने लगी। मरीज को लोगों ने भ्रम में डाल दिया कि स्पाइन के ऑपरेशन सफल नहीं होते, जिसकी वजह से उन्होंने ऑपरेशन के बारे में भी नहीं सोचा। फिर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अपने दर्द के इलाज के लिए आई, जहां हॉस्पिटल के स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जगदीश चारण के संपर्क में आई और अपनी समस्या बताई, जिसके बाद चिकित्सक ने बताया कि उन्हें पहले कंजर्वेटिव टाइल पर डाला, जिसमें उनको थोड़ा रिलीफ आने से मरीज को विश्वास हुआ। मरीज की अच्छे से उनकी काउंसलिंग की गई और इनको समस्या भी बताई गई।
महिला के परिजन को विश्वास में लेकर ऑपरेशन किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सिंह चारण, स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर। ये माता जी हैं जिनकी उम्र 60 साल है। ये मेरे पास आए थे 1 महीने पहले कंप्लेन लेके कि इनके दोनों टांगों में पिछले 15 सालों से बहुत ज़्यादा दर्द होता था, कमर में भी दर्द था। कोई इनके साथ में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ये तकलीफ़ में थे। तो पिछले 15 सालों से ये ना ढंग से सो पाए हैं, ना अच्छे से चल पाते थे, क्योंकि 20 कदम चलने के बाद इनको बैठना पड़ता था। उसकी वजह से इनका मूड भी अफेक्ट होने लग गया, ये डिप्रेशन में जाने लग गए, इनको गैस्ट्राइटिस और अदर इश्यूज़ भी होने लग गए, जिसकी वजह से अगर जैसे कि ये है, इनकी पूरी इतनी बड़ी फैमिली है, तो इनके मूड की वजह से इनकी पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि 15 सालों से ये इधर उधर दिखा रहे थे और इनको लोगों ने डरा दिया था कि स्पाइन के ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होते, जिसकी वजह से इन्होंने ऑपरेशन के बारे में भी नहीं सोचा। और जब मेरे पास भी आए थे तो बोले मुझे बस गोली दवाई दो। वैसे मैं गोलियां लेते लेते थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा था, तो आपके बारे में सुना तो गोली दवाई। तो इनको पहले मैंने कंजर्वेटिव ट्रायल पे डाला, जिससे इनको थोड़ा रिलीफ आने से इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। मैंने अच्छे से इनकी थॉरोली काउंसलिंग की और एक लेमेन टर्म में इनको प्रॉब्लम भी समझाई, MRI पे, एक्सरे पे, और किस तरह की ऑपरेशन या इलाज इनके लिए उचित रहेगा, जिसमें कि इनका आर्ज के कवरेज में सारा लगभग फ्री हो जाएगा ऑपरेशन। इन्होंने फिर अपनी सहमति दी, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद में इनको इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव डे पे हमने चलाया था। फिजियोथेरेपी की टीम साथ में थी। आपके इलाज और हॉस्पिटल एक्सपीरियंस को हम प्रोएक्टिवली, इन्होंने वॉलंटरली बोला कि हम शेयर करना चाहते हैं। तो इनके ऑपरेशन के दौरान हमने पीछे से रीढ़ की हड्डी निकाल के उसका धागे का दबाव कम किया, प्लस इनकी हड्डियों में इंस्टेबिलिटी भी थी, तो दबाव कम करके उनकी इंस्टेबिलिटी को स्टेबलाइज किया और फ्यूजन सर्जरी की थी। तो मेरा लास्ट में मैसेज यही है कि स्पाइन सर्जरी को लेके जो मिथ है लोगों की कि ये सक्सेस नहीं होती, मॉडर्न साइंस में हर तरह की स्पाइन सर्जरी, चाहे जटिल से जटिल हो, अगर उसको एक्सपर्ट टीम के साथ किया जाए तो उसके अच्छे रिजल्ट है, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट है। और लाइफ पेशेंट की बदलती है, उसकी पूरी फैमिली की बदलती है, सोसाइटी की बदलती है। तो इसलिए अपने किसी को भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप अपनी मिथ को ना रखें, आप उसे सहे नहीं, क्योंकि उसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है और आपकी फैमिली और सोशल टर्म्स भी अफेक्ट होते हैं। क्षेत्रपाल में OPD टाइमिंग 10 से लेकर 5 बजे तक है और उसके बाद में इमरजेंसी ऑन कॉल 24/7 हमारी टीम रहती है। मेरा नाम है ना रईसा बानो है और मैं रसूलपुरा की रहने वाली हूँ। लेकिन मुझे है ना 15 साल से बहुत ये कमर दर्द था, एक्सीडेंट में गिर गई थी मैं। जो बाकी सारी दूर पूरा अजमेर में मैंने जांच करा ली, सब दूर की दवा गोली सब खा ली, लेकिन नहीं मिटा कुछ भी। यहाँ का पता चला तो ये सारी टीम अच्छी मिली मुझे, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया मिला मुझे। इनके सारे जितने भी थे ना, मतलब इनकी सब ने मेरी देखभाल अच्छी करी और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अगर ज़रा सा भी दर्द होएगा तो मैं यहीं आऊँगी और से भी कहूँगी मैं। और ऑपरेशन के बाद भी मैं अच्छी हूँ और टांगों में ये दर्द था जो सब मिट गया, कमर में भी दर्द था, सारा मिट गया। पहले तो मैं बहुत डरती थी कि क्या पता क्या होगा, लेकिन अब कोई दर्द भी नहीं है और कोई डर भी नहीं लग रहा मुझे। अजमेर के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेएलएन परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 150 अस्थायी कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जाहिर किया। सभी अस्थायी कर्मचारियों ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया व जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक अरविंद खरे से मुलाकात की और अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। अजमेर के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जेएलएन परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 150 अस्थायी कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जाहिर किया है। अस्थायी कर्मचारियों का कहना है कि वेतन व एरियर का पेमेंट नहीं मिलने से वे सभी बेहद परेशान हैं। कर्मचारियों द्वारा कई बार अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन देकर हड़ताल करके अपनी समस्याओं से अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद इसके प्रशासन ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला। आज सभी अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया व जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक अरविंद खरे से वार्ता की और अपनी विभिन्न समस्याएं रखी, जिस पर प्रशासन ने आश्वासन देते हुए एरियर देने की बात कही। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनका पेमेंट नहीं आता वे काम पर नहीं लौटेंगे।
कहा कि पिछले 2 ठेकेदारों ने इनका वेतन नहीं दिया है, जिस पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बकाया पेमेंट नहीं मिलता तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। मैंने अपने सर से वार्तालाप हुई थी, इसमें 1 महीने का समय मांगा था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज साहब कह रहे हैं कि हमने उनसे बात करी, वो कल तक आपका क्लियर कर देंगे एरियल। जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। इससे पहले 2 ठेकेदार हमारा पैसा खा के गए हुए हैं, उन पे भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, वो पैसा भी हमारे को चाहिए। पहले प्रिंसिपल साहब से मिले थे, इन्होंने आश्वासन दिया था 1 महीने का, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की। अभी कल इन्होंने बोला कि ठेकेदार से हमने बात करी, वो आज ये 2 दिन का टाइम मांगा सिर्फ। जब हमारा एरियल का पैसा आ जाएगा हम काम कर लेंगे। और हमारा 2 ठेकेदार है जिनका PF और 2 महीने की सैलरी बाकी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने अभी तक। तो क्या कल पे कि उन साहब ने हमारे को 1 महीने का टाइम दिया था साहब, तो आज 1 महीना हो चुका पूरा, तो अभी तक न तो साहब ने परवाह करी न कोई परवाह कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। तो हमारा एरियल चाहिए, हमारी 2 महीने की तनख्वाह चाहिए और हमारा PF चाहिए। जी, कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और अब क्या मतलब कैसे करके बरस ही हो गए साहब यहाँ काम करते करते, जब से ठेका चले जब से ही कर रहे हैं हम तो काम यहाँ पर। और 5000 तनख्वाह मिलती है, उसमें होता है क्या सर, है ना, उसमें क्या होता, कुछ भी नहीं होता। जी, तो क्या करेंगे, बैठेंगे ना सब। क्या कर्जा करना पड़ रहा है? कर्जा करके लेना पड़ता किसी और किसी को बताना है तो तनख्वाह का भी तो पता नहीं रहता कि कौन सी तारीख को तनख्वाह मिलती है हमारी, तनख्वाह का भी पता नहीं रहता, कभी 2 महीने हो जाते। कौन है ठेकेदार आपका? गांव वाला है सर, नाम तो पता नहीं है। पहले भी आपकी वार्ता हुई थी इसको लेकर? हुई थी, अभी हम सर ने बोला था हमारे को 1 महीने का, साहब है ना हॉस्पिटल के, उन्होंने बोला था कि हम आपका 1 महीने में दिलवा देंगे। हमारे 2 जगह पैसे रुक रखे, एक ठेकेदार। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।